तारीख 1 मार्च 1932। 20 महीने का एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स लिंडबर्ग जूनियर था, वो अपने बिस्तर पर आराम से चैन की सांस लेकर सो रहा था। लेकिन ये सोना बहुत देर तक नहीं चला, क्योंकि करीब रात 10 बजे इस बच्चे की देखभाल करने वाली नर्स जब उसे देखने के लिए उस कमरे में आई तो उसे पता चला कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। क्योंकि वो बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसके बिस्तर में न होने के नाते नर्स समझ गई कि वो कहीं गायब हो गया है। लेकिन वो कहाँ गायब हुआ, ये सवाल अब पूरे घर वालों के सामने थे। लेकिन जैसे ही कमरे की खुली हुई खिड़की की तरफ घर वालों का ध्यान गया तो ये बात उनको समझ में आ गई कि किसी ने उनके इस दूसरे मंजिल वाले कमरे में नीचे से सीढ़ी लगाकर उस बच्चे को किडनैप कर लिया है। अब ये सवाल तो सबके जहन में आना ही था कि आखिर कोई लिंडबर्ग के बच्चे को क्यों किडनैप करेगा। जो सबसे सिंपल जवाब संभव था वो थी फिरौती की रकम। ये अनुमान इस मामले में बिल्कुल सही था, क्योंकि जल्द ही बच्चे की मां एन लिंडबर्ग की खिड़की से एक गंदी राइटिंग में लिखा हुआ हैंड नोट मिला, जिसमें बिल्कुल वही लिखा था जो कि आम फिरौती की मांग करने वाले लोग लिखते हैं। उस नोट में बच्चे को वापस करने के बदले $50,000 की फिरौती मांगी गई थी, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी कीमत थी। क्योंकि लिंडबर्ग एक बहुत बड़ा इंसान था, इसीलिए पूरी पुलिस फोर्स मिलकर इस केस को सुलझाने में लग गई। घर के सभी लोगों से कई तरह की पूछताछ करने के बाद भी जब तत्काल कोई लीड नहीं मिली तो लिंडबर्ग ने पैसे देने की बात को मान लिया। लेकिन पैसे देने में कुछ दिन लगने वाले थे, इसीलिए लिंडबर्ग ने पास के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जो किडनैपर्स से एक कब्रिस्तान में मिला करते थे, जिनकी बातचीत काफी बार हुई। और उसी स्कूल टीचर ने करीब 1 महीने बाद खुद को जॉन कहने वाले इस किडनैपर को $50,000 से भरे एक ब्रीफ केस को पकड़ा दिया। लेकिन उसके बदले किडनैपर ने बच्चे को वापस देने के बजाय उन्हें एक नोट दिया, जिसमें लिखा था कि बच्ची एक बोर्ड में किसी नियत जगह पर है। जहां ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो पैसे उस किडनैपर को दिए गए थे, उन नोटों के सीरियल नंबर को सभी बैंकों के साथ शेयर कर दिया गया था कि नोट आप अपने बैंक में कहीं से भी जमा न करवाएं, और अगर कोई ऐसा आता है तो पुलिस को इत्तला करें। लेकिन पूरे मामले में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि किडनैपर ने बच्चे को ले जाने के लिए जो पता बताया था, उस जगह ना तो वो बच्चा था और ना ही वो बोट थी। इसके करीब 1 महीने के बाद बच्चे की लाश जरूर बरामद हो गई, जिसे लिंडबर्ग हाउस से करीब 4 मील दूर बरामद किया गया था। बच्चे की बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत सिर में चोट लगने की वजह से किडनैपिंग के तुरंत बाद ही हो गई थी। पैसे तो गए, लेकिन बच्चा कभी भी घर नहीं आ सका, जिस वजह से पूरा देश ही सदमे में चला गया था। क्योंकि पिछले 2 महीने से पूरे देश में इस मासूम से बच्चे को सही सलामती वापस करने की लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब पूरे देश का ध्यान कातिल को पकड़ने की बात की तरफ चला गया था। खैर, अब कातिल को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए पूरा पुलिस महकमा लगातार काम कर रहा था, जिसमें उनके पास जो सबसे बड़ी लीड थी वो वही सीरियल नंबर वाले गोल्डन सर्टिफिकेट नोट थे। और पुलिस इस बात के इंतजार में थी कि एक ना एक दिन कोई तो उन सर्टिफिकेट वाले नोट को लेकर बैंक में आई गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें बैंक से कोई कॉल नहीं आई। लेकिन करीब 2.5 साल बाद एक इंसान ने उसी सर्टिफिकेट वाले एक नोट में से $10 की एक नोट को एक गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए दिया। गैस स्टेशन पर मौजूद उस इंसान ने जब उस गोल्डन सर्टिफिकेट वाले नोट को देखा तो उसे कुछ अटपटा लगा, और उसने उस पैसे देने वाली गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, जिसके जरिए पुलिस एक इंसान तक पहुंची जिसका नाम था ब्रूनो रिचर्ड, जो कि एक जर्मन इमिग्रेंट था। जब पुलिस ब्रूनो के घर पहुंची तो उसने वहां से उसी फिरौती की रकम में से $14,000 बरामद किए, और उसी स्कूल मास्टर का फोन नंबर जो लिंडबर्ग का रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि उसकी अलमारी में लिखा हुआ था। जब ब्रूनो से इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे ये पैसे किसी दोस्त ने अपने पास रखने के लिए दिए थे। इससे पहले कि पुलिस उसकी बातों पर भरोसा करती, तभी उसके घर पर कुछ ऐसा मिला जिससे ये और पुख्ता कर दिया गया कि ब्रूनो ही किडनैपर था। पुलिस ने उसके घर से कुछ लकड़ियां बरामद की, जो बिल्कुल उन्हीं लकड़ियों से मैच करती थी जिनकी मदद से बच्चे के कमरे तक जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। और साथ ही ये भी कि खुद ब्रूनो एक कारपेंटर था। अब लोगों को लगने लगा कि ब्रूनो ही वो किडनैपर था, लेकिन अभी उसका गुनाह कोर्ट में प्रूफ होना बाकी था, जिसके लिए सदी का सबसे बड़ा ट्रायल फेमिंगटन न्यू जर्सी में 2 जनवरी 1935 को शुरू हुआ। क्योंकि इस ट्रायल को देखने के लिए करीब 60,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि किसी भी कोर्ट ट्रायल में इकट्ठा हुए लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा थे। इसके बाद शुरू हुए ट्रायल में वही हुआ जो होना था। ब्रूनो हर जगह एक किडनैपर और कातिल प्रूफ हुआ, चाहे वो बरामद हुई फिरौती की रकम हो या लकड़ी या फिर उसकी हैंडराइटिंग, जो कि बिल्कुल उस हैंडराइटिंग से मैच खा रही थी जो उस नोट पर लिखी थी जिसमें फिरौती की बात की गई थी। करीब 2 हफ्ते तक चले इस ट्रायल में ब्रूनो को कोर्ट ने अपराधी माना,
और उसे इस देश का सबसे निर्दयी इंसान घोषित करते हुए मौत की सजा सुनाई, जिसमें तय हुआ कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए मौत के घाट उतारा जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। ब्रूनो को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए तय दिन पर मौत की सजा दे दी गई। उसकी मौत के बावजूद भी बच्चे की मौत का दुख लोगों के मन से नहीं गया था। यही कारण था कि अमेरिका की कांग्रेस यानी संसद ने लिंडबर्ग लॉ नाम से कानून पास कर दिया, जिसे फेडरल किडनैपिंग एक्ट भी कहा गया, जिसमें तय हुआ कि इस तरह की होने वाली किडनैपिंग में अपराधी की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी कानून से उन्हें लगा कि अपराधियों के बीच थोड़ा डर बढ़ेगा और ऐसे अपराध में कमी आएगी, और शायद हुआ भी वही जो सोचा गया था। दोस्तों, ये कहानी इतिहास की वो चर्चित कहानी है जिसने किडनैपिंग को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इसीलिए इस कहानी को आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है कि अगर वो बच्चा मिल जाता तो क्या अमेरिका में तब भी किडनैपिंग के लिए मौत की सजा का कानून बनाया जाता? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही हमारी स्पेशल सीरीज के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली तारीखों की अनोखी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।